हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथी नियम से। ठीक, आज आपको बताएंगे कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का एक व्यंजक और जिसकी सहायता से हम परिनालिका के सिरों पर भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए आप ये नोट पॉइंट में कर सकते हैं। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिखे दे रहे हैं। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखना इसको। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास परिनालिका है ये, और ये इसमें धाराओं की दिशाएं फेरों में। ठीक, जैसे बनाई थी वैसे बनाना है। और परिनालिका के भीतर एक पॉइंट ले रहे हैं P, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र लिखना है। ये पॉइंट P है और ये परिनालिका की क्या है, अक्ष। ठीक, ये परिनालिका की अक्ष है और इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। परिनालिका में धारा कितनी है, I, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। और ये बिंदु P को मिला रहे हैं ये। इस एंगल का मान है θ1। ठीक, और परिनालिका का दूसरा सिरा बिंदु P से मिला रहे हैं ये, और इस पूरे एंगल का नाम है θ2। एंगल समझ पाए? मतलब इस शीर्ष द्वारा जो एक कोण बन रहा है, ये अक्ष के साथ बन रहा है। मतलब शीर्षों को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और परिनालिका की अक्ष के बीच बने कोण है। पहले शीर्ष द्वारा θ1, दूसरे शीर्ष द्वारा θ2। या ऐसे ले सकते हैं, इधर वाला θ1 ये नीचे वाला ले सकते हैं, तो ये वाला θ2 बात होनी पड़ेगी। ठीक, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B = μ0 Ni/2, और अंदर आता है cos θ1 - cos θ। ठीक, यदि किसी परिनालिका की एकांक लंबाई में n फेरे हों तथा उसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो परिनालिका के भीतर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस सूत्र से दिया जाता है B = μ0 Ni/2 cos θ1 - cos θ2। यहां पर लिख देंगे यदि किसी परिनालिका में, परिनालिका की एकांक लंबाई में n फेरे हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो परिनालिका के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, यदि किसी परिनालिका की एकांक लंबाई में n फेरे हों तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो परिनालिका के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B = μ0 Ni/2 cos θ1 - cos θ2 होगा। ठीक, अब देखो आपने तो अभी प्रूफ किया है कि लंबी परिनालिका के राउंड μ0 Ni आता है, इसमें भी निकलेगा। हाँ, जहां θ1 व θ2 चित्रानुसार आप देख लो। θ1 है पहले सिरे को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और अक्ष के बीच का कोण, और θ2 जो है दूसरे सिरे को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा और उसके अक्ष के बीच बनाना है। θ1 θ2 चित्रानुसार है।
यदि परिनालिका की लंबाई अनंत हो, यदि परिनालिका की लंबाई कितनी हो, अनंत हो, तो यदि परिनालिका की लंबाई अनंत हो तो थीटा 1 कितना हो, ध्यान देना, ये परिनालिका लंबी होती चली जाए तो थीटा 1 घटता चला जाएगा, लेकिन थीटा 2 बढ़ता चला जाएगा। थीटा 1 घटते 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 कितना हो सकता है, 0, ठीक। और थीटा 2 बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, 180, थीटा 2 180, दोनों अप्रॉक्स में 1 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। रख दें यहाँ पे, इसलिए b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट ni/2 cos 0 माइनस cos 180, cos 0 का मान 1, cos 180 का मान -1, cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 2 हुआ, तो से 2 कट गया, तो b इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट n, ठीक, b इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट n, यही निकला, यही है चुंबकीय क्षेत्र। अब अच्छा थोड़ा और आगे बढ़े, यदि बिंदु P परिनालिका के एक सिरे पर स्थित हो, मतलब बिंदु P यहां पर स्थित हो या बिंदु P यहां पर स्थित हो, यदि बिंदु P परिनालिका के यहां पर एक ध्यान रखना है, यदि बिंदु P अनंत लंबी परिनालिका के, मतलब बहुत अधिक लंबाई की, अनंत लंबी परिनालिका के एक सिरे पर स्थित, मतलब परिनालिका अभी भी अनंत लंबाई की है, लेकिन उसका जो बिंदु P है या तो इस सिरे पर मान लो या इस सिरे पर मान लो, एक सिरे पर स्थित हो, तो देखो थीटा 1, अगर बिंदु P आपका यहां पर आ जाए तो बिंदु P से इस सिरे को मिलाने वाली रेखा ऐसे बनेगी, थीटा 1 90 हो जाएगा, ठीक। और अनंत लंबी परिनालिका है, ध्यान रखना, बिंदु P अगर यहां है और अनंत लंबी परिनालिका है तो ये रेखा बिल्कुल ऐसे सीधी चली जाएगी, तो थीटा 2 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 180, बोलो थीटा 2 180 हो जाएगा। अच्छा कब ऐसा है, जब ये बिंदु P यहां स्थित है, देखो जैसे मान लो कि सपोज करो थोड़ी देर के लिए बिंदु P यहां आ जाए, तो ये सिरा ऐसे मिला दोगे, तो ये कोण थीटा 1 तो बनता था अक्ष के साथ 90 हो गया, लेकिन जब अनंत लंबे वाले सिरे को दूसरे सिरे को यहां से मिलाओगे तो ये ऐसे चले जाएंगे, तो थीटा 2 180 हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे होंगे अगर वो बिंदु यहां पर हो और इधर लंबाई अनंत हो तो क्या होगा, अगर बिंदु P यहां पर है और परिनालिका की लंबाई अनंत है, तो बिंदु P यहां पर होगा तो ये वाला 90 बनेगा, तो थीटा 2 90 होगा और थीटा 1 अनंत लंबी परिनालिका 0 हो जाएगा। दोनों बातें सही है, थीटा 1 0 हो सकता है अप्रॉक्स में यदि अनंत लंबी परिनालिका हो, और थीटा 2 कितना हो सकता है, कब, ये पहले सिरे के लिए, ये पहले सिरे के लिए, पहले सिरे पर, और ये जब बिंदु P कहां हो, दूसरे सिरे, जब बिंदु P पहले सिरे पर होगा तो थीटा 1 90, जब बिंदु P दूसरे सिरे पर होगा तो थीटा 2 90, ये लाइन सीधी हो जाएगी। और जब बिंदु P यहां होगा तो उधर से अनंत है तो थीटा 2 180 होती है, और जब बिंदु P यहां है तो इधर अनंत है, तो ऐसे ऐसे मिलाओगे अक्ष के साथ ऐसे, तो थीटा 1 0 बनेगा, थीटा 1 0 बनेगा। क्या दोनों से एक ही बात निकलेगी, म्यू नॉट ni/2 cos 90 माइनस cos
180 v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 90 0 और cos 180 माइनस 1 तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 से गुणा करोगे वही रहेगा। ठीक, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कैमरा सही किया जाए। ठीक, ध्यान दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 चुंबकीय क्षेत्र एक सिरे पर निकला और यही बात आप ये वाली रख के देखो, थीटा 1 0 cos 0 1 हो गया, माइनस थीटा 2 90 cos 90 0 हो गया, तो 1 माइनस 0, जो बात 0 प्लस 1 की है वही बात 1 माइनस 0 की है, इसलिए ये बात एक ही रहेगी। अर्थात परिनालिका के किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बीच की अपेक्षा आधा होता है। देखो वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 है और ये म्यू नॉट क्या है एन आई, तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, एक समान लगभग होता है, लेकिन सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बीच में चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसके बाद एम्पियर के परिपथी नियम का तीसरा अनुप्रयोग है टोरॉइड में। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था सोलिनोइड अर्थात परिनालिका, ऐसी पढ़ने को है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होती है? देखिए टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो टोरॉइड है क्या, हमारे पास एक परिनालिका हो और उसको हम एक वलय के रूप में मोड़ दें। ठीक, जैसे ये परिनालिका है, मान लो सपोज करो ये एक परिनालिका है और ये सब डॉट डॉट लगे हैं, धारा बाहर की ओर, ये अंदर की ओर, और अगर हम इसको मोड़ कर एक वलय बना दें, अर्थात इसको मोड़ दें तो ऐसी हो जाएगी ऐसे, और इसके जो ये डॉट है ये सब इधर आ जाएंगे, इसके जो क्रॉस है ये अंदर चले जाएंगे। ये टोरॉइड एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई लंबी प्रणालिका को टोरॉइड कहते हैं। ठीक, जब टोरॉइड में धारा प्रवाहित होती है, ठीक, तो इसकी क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्रोड समझते हैं, जो ये बेलन हुआ करता था अंदर, ये क्रोड है। ठीक, जैसे इसको जब मोड़ा तो ये क्रोड इसकी बन गई। लेकिन यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र 3 कंडीशन में ज्ञात करना है। एक, जब क्रोड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, एक टोरॉइड की क्रोड के भीतर यहाँ, एक टोरॉइड से घिरे रिक्त स्थान में, मतलब भीतर अंदर, इन जगहों चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो लिख देंगे कि एक बंद वलय के रूप में मोड़ी गई लंबी परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड कहते हैं। धारा प्रवाह के कारण टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, धारा प्रवाह के कारण टोरॉइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ध्यान दो, मान लीजिए एक टोरॉइड है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। माना एक टोरॉइड जिसमें
आई धारा प्रवाहित हो रही है, या ऐसे मान लो माना है टोरॉइड की प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं, प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा आई है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? आई। और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? n है। टोरॉइड का फिगर देखो, एक वलय के रूप में आपने क्या किया था? एक लंबी प्रणालिका को मोड़ा था। जब हम एक वलय के रूप में एक लंबी प्रणालिका को मोड़ेंगे तो आखिर कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक। और इसमें फेरे भी दर्शाने हैं। देखो, नीचे से आएगा, ऊपर से जाएगा, ठीक। इस तरह से लपेट सकते हैं भाई। ऐसे ले गए, नीचे से लाए, ऊपर ले गए, फिर नीचे से लाए, फिर ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, फिर नीचे से निकला, ठीक। मान लो इसमें कितनी धारा जा रही है? आई धारा। ये टोरॉइड का केंद्र O, इसमें आई धारा जा रही है, निर्गत हो जाएगी। तो एक बंद वलय के रूप में लंबी प्रणालिका ली, ऐसे मोड़ दिया तो क्या बन गई? टोरॉइड बन गई, ठीक। और जब इसमें धारा प्रवाह हुआ तो धारा प्रवाह के कारण इसके क्रोड के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उसी चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है, ठीक। मान लिया कि टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है और उसमें प्रवाहित धारा कितनी है? आई। अब टोरॉइड की क्रोड के भीतर मान लो हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहां पे? ये क्रोड हो गई और इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बिंदु P से गुजरता हुआ एक बंद वृत्तीय पथ खींचेंगे, क्योंकि हमें एम्पियर का नियम लगाना है। ये तीसरा अनुप्रयोग है एम्पियर के प्रकृति नियम का। तो क्या किया? बिंदु P से गुजरता हुआ टोरॉइड के संकेंद्रीय एक हमने बंद पथ खींच लिया, ठीक। बिंदु P से गुजरता हुआ टोरॉइड के संकेंद्रीय एक बंद पथ खींच लिया। अच्छा, बिंदु P पर हम जानते हैं जो तुमने वो प्रणालिका ली थी उसमें बल रेखा ऐसे थी। जब ये मुड़ी होगी तो बल रेखा ऐसे हो गई होगी, तो मुड़ी हो रही होगी तो बल रेखा ऐसे हो गई होगी या ऐसे होगी। तो अगर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लें तो इस प्रकार ले सकते हैं। ये क्या हो गया? B वेक्टर, ठीक। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है B वेक्टर। देखो, जैसे पहले ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र था अंदर, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो कहते थे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर इसको हम मोड़ दें तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई। अब चाहे B ऐसे ले लो, चाहे नीचे की ओर ले लो, और मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऐसे B की दिशा है। तो यहां पर अगर हमें छोटा सा लघु अवयव वृत्तीय पथ का dl ले तो उसकी भी लंबाई इधर रहेगी dl। तो BDL सेम डायरेक्शन में हो गए, BDL सेम डायरेक्शन में हो गए। प्रति उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। क्रोड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरता हुआ
टोराइड के संकेंद्रीय एक वृत्त खींचते हैं। ठीक, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर व डीएल वेक्टर समान दिशा में होंगे। लिखेंगे कि कोड के भीतर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरता हुआ टोराइड के संकेंद्रीय एक वृत्त खींचते हैं। एक वृत्तीय पथ लेते हैं। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर व डीएल वेक्टर समान दिशा में होते हैं। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर व डीएल वेक्टर समान दिशा में होंगे। सही बात है, समान दिशा में। तो बंद वृत्तीय पथ के लिए बी डॉट डीएल निकाले। यहां पर लिख रहे हैं, देखो, बंद वृत्तीय पथ के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या आएगा? बी वेक्टर डॉट डीएल। तो बी डीएल जब सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम लिख सकते हैं बी डीएल कॉस जीरो। कॉस जीरो का माने, तो आप बी बाहर कर लें, इंटीग्रेशन में क्या बचा? डीएल। ठीक है, बी डॉट डीएल हो गया। बी डॉट डीएल क्या आएगा? ध्यान देना थोड़ा सा, बी तो ऐसे रहा, डीएल। आपने डीएल किसकी लंबाई ली है? जो ये हमने डॉट डॉट वाला वृत्तीय पथ लिया है, छोटी सी लंबाई। अगर उसका हम समाकलन कर देंगे तो हमें इस वृत्त की टोटल लंबाई मिल जाएगी नहीं? और अगर वृत्त की त्रिज्या आर हो तो टोटल लंबाई 2 पाई आर होगी वृत्त की। तो यहां पर रखा जा सकता है बी इंटू 2 पाई आर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम होता है क्या? उससे बी डॉट डीएल निकालें। एम्पियर के परिपथीय नियम से बी डॉट डीएल मालूम क्या आएगा? बी डॉट डीएल, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है म्यू नॉट इनटू पथ से घिरी नेट धारा। पथ से घिरी नेट धारा, घिरी नेट धारा, ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो ऐसा करते हैं, पथ से घिरी धारा निकाल ले। पथ से घिरी क्या निकाल ले? धारा। ठीक, देखिए ध्यान देना, कैसे निकालेंगे पथ से घिरी धारा? देखो, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं? n फेरे माने हैं। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n लिखेंगे, चूंकि एकांक लंबाई में फेरे हो गए n। ठीक है, अब बताओ वृत्तीय पथ से कितने फेरे घिरेंगे? तो वृत्तीय पथ पूरे से गुजर रहा है, तो वृत्तीय पथ की लंबाई 2 पाई आर हुई। तो 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे होंगे? तो n इंटू 2 पाई आर। भाई यदि हम यहां पर 2 पाई आर लंबाई में फेरे निकाले, n इंटू 2 पाई आर लिखेंगे। इसलिए वृत्तीय पथ में कुल फेरे, वृत्तीय पथ से घिरे
कुल फेरे, एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो वृत्तीय पथ की लंबाई 2 पाई r, तो फेरे हो जाएंगे 2 पाई r n। एक फेरे में कितनी धारा है? एक फेरे में धारा कितनी है? एक फेरे में धारा है I, लेकिन हमारे पास कुल कितने फेरे हैं? 2 पाई r n, इसलिए 2 पाई r n फेरों में धारा हो जाएगी। एक फेरे में धारा I है, इसलिए 2 पाई r n फेरों में धारा हो जाएगी 2 पाई r इंटू n। हो जाएगा? फिर से समझना, परिनालिका के एकांक लंबाई में n फेरे, जो हमने वृत्तीय पथ खींचा है पूरी परिनालिका को देखो, इसके पूरी क्रोड को घेर रहा है, तो इसकी क्रोड, ये जो वृत्तीय पथ खींचा है इसमें भी तो एकांक लंबाई में n फेरे माने जाएंगे। और एक फेरे में तो वृत्तीय पथ से घिरे कुल फेरे, एकांक में n, तो पूरे वृत्तीय पथ की लंबाई हो गई कितनी? 2 पाई r, तो पूरे वृत्तीय पथ से घिरे फेरे आपके हो जाएंगे 2 पाई r n। ठीक, 2 पाई क्या हो जाएंगे? r n। ठीक, और एक फेरे में धारा कितनी है? I, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? 2 पाई r n फेरों में धारा 2 पाई r n इंटू I, ये पथ से घिरी नेट धारा हो गई। इसलिए एम्पियर के प्रकृति नियम का B डॉट dl क्या आएगा? B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इंटू, हमने क्या लिखा था? पथ से घिरी नेट धारा, और पथ से घिरी यहाँ पर नेट धारा कितनी है? 2 पाई r n I। समीकरण क्या डाली? सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो b इंटू 2 पाई r, ये हो गया म्यू नॉट इंटू 2 पाई r n I। 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n I। जो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकला था वही चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड की क्रोड के भीतर भी निकलेगा, दोनों सेम व्यंजक होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट कर लेंगे। सभी लोगों को ध्यान रखना है, आज हमने जो 2 निबंध कराए हैं, एक प्रणालिका के कारण, एक टोरॉइड के कारण, ये दोनों आपको हल करने हैं।